दोस्तों, जो अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया था उसके 17 दिन मुकम्मल हो गए। इन 17 दिनों में ईरान में जो तबाही हुई वो तो सारी दुनिया ने देखी है। तेहरान, इस्फहान और ईरान के पता नहीं कितने वो शहर हैं जहां टारगेट करके अमेरिका और इसराइल के जंगी तैयारे वो खौफनाक बमबारी कर रहे हैं, जिसका कहा जाता है कि जो मनाजिर वर्ल्ड वार सेकंड में थे वैसे ही मनाजिर अब हैं। यानी जितने बड़े पैमाने पर और एक बड़े मुल्क को जिस तरह सिस्टमेटिकली तबाह किया जा रहा है, ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की एक नई तारीख बनाई जा रही है। ये खौफनाक मिसाल है जिसका इस वक्त ईरानी अवाम को सामना है, लेकिन वो जुर्रत और पामर्दी के साथ जिस तरह से वो मुकाबला कर रहे हैं और एक नाकाबिल यकीन, नाकाबिल तसव्वुर जो मुज़ाहमत ईरान ने अमेरिका को दिखाई है, अब यूं महसूस होता है कि अमेरिका आइसोलेशन में है। अमेरिका दुनिया भर से भीख मांग रहा है, मदद मांग रहा है। अमेरिका दुनिया के हर मुल्क से अपील कर रहा है। वो ट्रम्प जिनका गरूर और तकब्बर जो था वो देखा नहीं जा रहा था और जिसके बारे में वो कहते थे कि हम अभी अपनी फौजें हमने वहां पे भिजवाई हैं, तो ईरान को तो सरेंडर कर देना चाहिए, ईरान को हमारी शराइत मान लेनी चाहिए, ईरान को अपनी न्यूक्लियर तनसीबात अमेरिका के लिए खोल देनी चाहिए, ईरान को अपना यूरेनियम हमारे हवाले कर देना चाहिए, ईरान को वो जो नाम नहाद फिर मिसाइल सिस्टम की बात की गई कि उसके पास ये मिसाइल सिस्टम है और उसको हम तबाह करना चाहते हैं, लेकिन ख़तरा असल जो है वो न्यूक्लियर है, जिसका ईरान इनकार भी करता रहा। लेकिन अमेरिका ने हमले का जवाब तलाश किया था, वो उसको तलाश करके उन्होंने जिस तरह इराक को एक टाइम पे तबाह किया, इस तरह ईरान की तबाही का एक अमल शुरू किया। ट्रम्प का ये ख्याल था कि ईरानी हथियार डाल देंगे। 2-3 दिन की बात है जब अमेरिकी फ़ौजें जो है वो ईरान में दाखिल हो जाएंगी या फिर ईरानी अवाम जो हैं वो रजीम के खिलाफ यानी आयतुल्लाह खामनाई के खिलाफ बगावत करने के लिए सड़कों पर आ जाएंगे। ये सारा कुछ नहीं हो सका। आज सूरत हाल ये है, यानी जब जंग के 17 दिन मुकम्मल हो गए हैं, जबकि ईरान के शहर बुरी तरह तबाह कर दिए गए हैं और कोई जगह ऐसी नहीं बची, यानी तकरीबन 50,000 मकामात ऐसे हैं, बिल्डिंग्स ऐसी हैं तेहरान के अंदर जिनको टारगेट किया गया है। अब इसके बावजूद क्या है कि ईरान ने वो कार्ड खेला, उसने वो दुनिया की इकोनॉमी को अपने हाथ में ले लिया। यानी एक अब ऐसी सूरत हाल है जहां ईरान अगर चाहेगा तो वो दुनिया की इकोनॉमी को चलने देगा, ईरान अगर नहीं चाहेगा मौजूदा हालात में कम अज कम तो दुनिया की इकोनॉमी को नहीं चलने देगा। ट्रम्प जो है वो नेटो से अपील कर रहे हैं और नेटो ने उसकी ट्रम्प की अपील को रिजेक्ट कर दिया है कि मदद करो भाई, आपने हुर्मुज़ खोलने के लिए हमारे साथ आओ। ईरान ने आपने हुर्मुज़ बंद कर दी है, इसको खुलवाओ। वही ट्रम्प जिसका ये दावा था कि मैंने तो ईरान की पूरी जो नेवी है वो तबाह कर दी है। अब भी ये कहा है कि 100 जहाज ईरान के तबाह कर दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही ट्रम्प जो है वो अपने जंगी बहरी बेड़ों को खलीज फारस से दूर ले जाने पर मजबूर हो गए। आज के दिन अगर हम 17 दिन जब गुजर गए हैं तो फिर ये देखें तो ट्रम्प के लिए उम्मीद की किरण कहाँ पे है? चीन है। ट्रम्प को रूस से अपील करना पड़ रही है। प्यूटन से कुछ दिन पहले बात की थी। असल में ये जितना भी ईरान में तबाही का अमल था, ये सारा इसलिए भी तो शुरू किया ना, एक तो इसराइल की खातिर और इसराइल का एक कारिंदा बन के ट्रम्प ने ये सारा खूनी खेल शुरू किया। लेकिन दूसरी तरफ ये मामला था कि वो चीन के मुस्तकबिल के तमाम वो मंसूबे रोक देना चाहते थे। ट्रम्प का ये ख्याल था कि जो चीन का वन बेल्ट वन रोड का प्रोजेक्ट है, इसको वहीं पे रोक दिया जाए। चीन की जो मुतबादल इकॉनमी की जो दुनिया की ख्वाहिश है और ब्रिक्स ममालिक की जो ख्वाहिश है, इसको वहीं पे रोक दिया जाए। लेकिन आज वही ट्रम्प जो है वो चीन से कह रहा है कि भाई आपका 90% तेल आप हुर्मुज़ से गुजरता है, आप आगे आओ। जो सरबराही मुलाकात सदर शी की और ट्रम्प की होनी है, उसको ब्लैकमेलिंग का टूल बनाया जा रहा है कि देखें ये मुलाकात तब होगी जब आप हमारी मदद करोगे। लेकिन हुआ ये है कि पूरी नेटो के किसी मुल्क ने जो है वो ट्रम्प की बात को सुनने से भी इनकार कर दिया है, अपनी फ़ौजें भेजने से, अपने बहरी जहाज़ भेजने से इनकार कर दिया है। अच्छा, ये डिप्रेशन है ट्रम्प पर, जिसका अब नतीजा क्या निकल सकता है? एक तो जो एहसास शिकस्त है ये मुकम्मल शिकस्त पे बदल जाए, और दूसरा ये है कि ईरान के ख़िलाफ़ मैक्सिमम फ़ौजी ताकत इस्तेमाल की जाए। तेहरान पर जो बमबारी की जा रही है और बाकी ईरानी शहरों पर इन दिनों इसराइल की तरफ से जो बमबारी की जा रही है, ये एक खौफ का और डिप्रेशन का भी नतीजा है कि अगर अमेरिका यहाँ से छोड़ के चला गया तो फिर इसराइल का क्या बनेगा? इसराइल अब
मतलब یہ ہے کہ ایک ایسی سٹیج پر ہے جہاں پہ وہ پورے خطے میں الگ رہ گیا ہے۔ خلیجی ممالک کے بارے میں ایک یہ جو خیال کیا جا رہا تھا کہ تہران کے ایرانی حملوں کی وجہ سے خلیجی ممالک اسرائیل کے قریب جا سکتے ہیں، وہ بھی اب انتظار کرنے کی کیفیت میں ہے، اپوزیشن میں ہے، بلکہ وہ ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں۔ اگرچہ ان کا نقصان بہت ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود خلیجی ممالک بھی جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھ تو یقینی طور پہ نہیں دیں گے، وہ امریکہ کا ساتھ بھی نہیں دے رہے۔ اور جتنی تباہی امریکی اڈوں کی، امریکی جہازوں کی اس خطے میں اب تک ہوئی ہے، جتنے بحری جہاز جو ہے وہ ڈیمیج ہوئے ہیں، اور جتنے ان کے جہاز تباہ ہوئے ہیں، جو فائٹر تھے، جو جیٹ تھے، جو بمباری کے لیے آئے تھے، اور ری فیولنگ کے لیے جو جہاز تھے، یہ تو امریکہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اچھا، اب اس صورتحال سے مزید آگے جو 17 دن تو گزر گئے، 18واں دن اور اس کے بعد کے دن جو ہے وہ کیسے آئیں گے؟ ایک تو خیال یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اور امریکہ، یہ دونوں مل کے ایران کی ایٹمی تنصیبات میں جو یورینیم موجود ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی وال اسٹریٹ جرنل کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 1000 فوجیوں کے ساتھ، یعنی کم از کم 1000 ٹروپس آئی ہیں، جس میں وہ اصفہان میں گراؤنڈ آپریشن کر کے یورینیم جو وہاں پہ موجود ہے، جس کے بارے میں امریکہ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایٹم بم بنانے کے لیے یورینیم اتنا افزودگی اس کی اتنی ہو چکی تھی کہ اس سے ایٹم بم بن سکتے تھے، اور 11 ایٹم بم بن سکتے تھے، وہ یورینیم وہاں سے نکالنا ہے۔ کیا امریکہ یہ جرت کرے گا؟ کیا اسرائیل بے شک اس کی ساتھ مدد کرے، کہ یہ دونوں ملک مل کے اتنی جرت کریں گے کہ وہاں سے یورینیم نکالنے کی کوشش کریں؟ ایک پیشکش ایران نے کی تھی کہ یہ یورینیم جو ہے وہ روس کے حوالے کیا جا سکتا ہے، لیکن امریکہ نے اس بات کو نہیں مانا، اور اب اگر یہ گراؤنڈ آپریشن کیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا ایک خونی جنگ ہوگی؟ کیا یہ ٹروپس جو امریکہ کے وہاں جائیں گے گراؤنڈ آپریشن کے لیے، یہ بچ کے نکل بھی سکیں گے، یا پھر پاسداران کا نشانہ بن جائیں گے؟ اس کے بارے میں ابھی فوری طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت تک، یعنی آج کے دن تک اگر ہم دیکھیں تو ایران کے خلاف جو جنگ ہے، اس پہ اگر امریکہ کو شکست نہیں ہوئی تو دنیا بھر میں جو پرسیپشن بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جنگ ہار رہا ہے۔ اگر جو ایران ہے وہ جنگ جیت نہیں رہا تو امریکہ کی بھی جیت، کسی کو اس پر یقین نہیں ہے کہ امریکہ یہ جنگ جیت رہا ہے یا امریکہ یہ جنگ جیت جائے گا۔ لیکن آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، اس میں کیا ایران کے اندر تباہی کا عمل جو ہے وہ زیادہ تیز ہوتا ہے، یا پھر ایران کی جو مزاحمت ہے امریکہ کو مزید بیک فٹ پہ لے جاتی ہے؟ اچھا، اس میں اس وقت جو بڑا ہی اہم کردار ہے وہ پاکستان نے پلے کیا بھی ہے، پاکستان کا بنتا بھی ہے، اور پاکستان کر بھی رہا ہے۔ پاکستان کی حد تک یہ ہے کہ یہاں سعودی عرب کو جس طرح پاکستان نے قائل کیا ہے، اب تک ایک معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کا ہوا تھا، اس کے باوجود پاکستان نے سعودی عرب کو جتنا قائل کیا وہ یہ کہ دیکھیں آپ ایران کے خلاف باقاعدہ طور پر کھلی جنگ میں نہ اتریں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو یہ جنگ جو ہے یہ بند نہیں ہوگی، یہ خطے کی وہ جنگ ہوگی جس میں امریکہ واپس چلا جائے گا، اسرائیل اپنی سرحدوں کے اندر محفوظ ہوگا، لیکن عرب ملکوں کی اور ایران کی ایک مستقل جنگ جو ہے یہ شروع ہو جائے گی۔ پاکستان اب تک اپنے اس مقصد میں کامیاب رہا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ ایرانی صدر نے 3 دن پہلے ابھی جو بیان دیا تھا اس میں بھی انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ پاکستان اور روس دونوں مل کے ایک ایسی سفارتکاری کر رہے ہیں جس میں بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان نے جہاں ایک طرف سعودی عرب کی غلط فہمی دور کی ہے کہ جو کچھ حملے جو ایران پر الزام ہے کہ اس نے کیے، وہ در حقیقت ایران نے نہیں کیے، وہ کوئی اور طاقت ہے، وہ کوئی اور ملک ہے۔ یقینی طور پہ یہ سارا اشارہ جو جاتا ہے وہ یا تو امریکہ کی طرف جاتا ہے یا پھر اسرائیل کی طرف۔ اب تک جو کچھ ہمیں اس کا نتیجہ سامنے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے اس میں یہ یقین پایا جاتا ہے کہ کچھ حملے جو ہے وہ ایران نے نہیں کیے۔ اگر اس پر کچھ بات آگے بڑھتی ہے اور سعودی عرب اور ایران میں براہ راست ٹکراؤ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بھی اس لڑائی سے، اس کشمکش سے براہ راست اس میں انوالو نہیں ہوگا۔ سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کرنے کے باوجود پاکستان جو ہے وہ ایک براہ راست جنگ سے
पाकिस्तान बाहर रहेगा और ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी। साथ ही साथ पाकिस्तान को ईरान का एक ताउन जो मिला है वो ये है कि आबना हुर्मुज़ से पाकिस्तान के लिए तेल की सप्लाई जो है वो उसको ईरान ने रोका नहीं है, बल्कि जो पाकिस्तान के लिए जहाज़ तेल लेके आ रहे थे उनको आने की इजाज़त दी है। भारत के भी 2 जहाज़ ईरान ने गुजरने दिए हैं, लेकिन भारत के लिए एक शर्त ये रखी गई थी कि जो जो ईरान और भारत के दरमियान ट्रेडिंग पहले हो रही थी और जो 3-4 जहाज़ ईरान के जो थे वो भारत ने एक तरह के यरगमाल बना लिए थे, वो जहाज़ जो है वो ईरान को वापस किए जाएंगे। जो सबसे बड़ा लूज़र इसमें इस वक्त तक आज हमें नज़र आ रहा है वो भारत है। भारत लूज़र इस तरह से है कि मोदी ने इसराइल के दौरे के दौरान जिस तरह एक बिल्कुल वाज़ेह पोजीशन ले ली कि भारत और इसराइल एक है, इसने अरब मुल्कों की आंखें खोल दी हैं, इसने ईरान की आंखें खोल दी हैं, बशर्ते कि ये आंखें खुली रहें और वो ये देखें कि उनका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। अब जो मुस्तकबिल का एक सीन मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि जैसे ही ये जंग जो इस वक्त तो शिद्दत है इसकी, अगर कहीं शिद्दत में कमी है तो महज इसलिए है कि अमेरिका ने अपनी प्लानिंग तब्दील की है। ये नहीं कहा जा सकता कि ईरान जो है वो अमेरिका को मुकम्मल शिकस्त देने में कामयाब हो सकता है। ये एक गैर हकीकी बात होगी, क्योंकि अगर आबना हुर्मुज़ खुल जाता है और उसके बाद अमेरिका या इसराइल ईरान पर बमबारी जारी रखते हैं, तो या तो फिर ईरान के पास ऐसे वेपन मौजूद होने चाहिए या इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हों जिसके नतीजे में वो इसराइल को उसके शहरों को मज़ीद तबाह कर सके। अब तक इसराइल के अंदर जो तबाही हुई है, यकीनी तौर पर इसराइल ने इसका तसव्वुर नहीं किया था। इसराइल में ये सोच नहीं पाई जाती थी कि ईरान के पास इतनी बड़ी क़ुव्वत है और ईरान अपनी जो मिज़ाइल इस्तेमाल कर रहा है वो इसराइली शहरों को जितना उन्होंने डैमेज किया है वो मज़ीद कितना डैमेज कर सकते हैं। ईरान की मुज़ाहमत इस जंग को, कामयाब मुज़ाहमत इस जंग को रोक सकती है, लेकिन मुझे ख़तरा ये है कि जो इसराइल है वो ईरानी शहरों पर बमबारी जारी रखेगा। अब इसका एक रास्ता निकल कैसे सकता है? रास्ता वो ये है कि अगर चीन, जिससे सदर ट्रंप ने बाकायदा तौर पर एक रिक्वेस्ट कर दी है कि वो आगे बढ़े और इस तनाज़े में आबना हुर्मुज़ को तो खुलवाए, लेकिन चीन की भी कुछ शराइत है। उनमें से एक बड़ी शर्त यह है कि जंग बंदी की जाए। ये जंग बंदी होगी तो इसराइल का जो एडवेंचर है ये भी रुकेगा, अमेरिका का जो एडवेंचर है वो भी रुकेगा। पर इस जंगबंदी के बाद क्या अमेरिका इस खित्ते में, जिसे मिडिल ईस्ट कहते हैं, अपने अड्डे कायम रख सकेगा? क्या अड्डे छोड़ के जाने वाला अमेरिका इसराइल को गैर महफूज छोड़ के जाएगा? क्या अड्डे छोड़ के जाने वाला अमेरिका, अगर वो इस पे राज़ी होता है, जो कि बहुत मुश्किल बात है, तो खलीजी ममालिक जो हैं इनका मुस्तकबिल क्या होगा? खलीजी ममालिक का और ईरान का मुस्तकबिल का जो ताल्लुक है ये क्या होगा? पाकिस्तान का खलीजी ममालिक के साथ जो ताल्लुक है, पाकिस्तान का रोल क्या होगा? पाकिस्तान हो या तुर्की हो, ये इस्लामिक ब्लॉक एक जो इस्लामिक नेटो बनाने की कोशिश करे, क्या ये अमली तौर पर कुछ मुमकिन हो सकेगा? ये कई एक सवालात हैं जो आने वाले दिनों के लिए हैं, लेकिन फिल वक्त ये है कि जो ईरान है उसने अगर ये जंग अभी तक ये जंग जो है अगर वो जीत नहीं सका, या ये जंग जो है वो पहले 2-3 दिन में ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका की तवक्कुआत के मुताबिक वो सरेंडर उसने नहीं किया, तो ये जो जंग है इसने अमेरिका की जो कमज़ोरियाँ थी, अमेरिका की जो पावर थी, वो एक्सपोज कर दी है। और ये मालूम हुआ है कि जो नाकाबिले शिकस्त अमेरिका है, उसको जिस मुज़ाहमत का सामना है, वो शिकस्त जंगी एतबार से ना सही, लेकिन जो शिकस्त आज जिस शिकस्त का आगाज़ हुआ है वो अमेरिका की बतौर एक सुपर ताकत के, जो उसका मुस्तकबिल का वजूद है बहैसियत एक सुपर ताकत के, उसको कितना उसने ख़तरे में डाल दिया है, उसको कितना कमज़ोर कर दिया है। ये एक बड़ी एक नई एक चीज़ होगी, क्योंकि दुनिया ने पिछले 100 साल में अमेरिका की बालादस्ती देखी है। आने वाला दौर जो है अमेरिका की बालादस्ती के बगैर होगा। जो नई क़ुव्वतें, जो नए ग्रुप, जो नए इत्तेहाद इमर्ज होंगे, उनमें मिसाल के तौर पे अगर इसी खित्ते में अगर पाकिस्तान और चीन और ईरान और रूस, अगर ये ममालिक मिल के एक अलाइंस बनाते हैं, क्योंकि भारत तो अपने आप को नथी कर चुका है इसराइल के साथ, तो देखने की बात ये होगी
کہ یہ جو ایک نیا بلاک بنے گا، یہ بلاک جو ہے یہ امریکہ کے مقابلے میں کس حد تک، اگرچہ پاکستان امریکہ کا اتحادی بھی ہے، لیکن مستقبل پاکستان کا جو ہے وہ روس اور چین کے ساتھ وابستہ ہے۔ پھر یہی بات دیکھنے کی ہے کہ پاکستان کے پالیسی ساز اپنے ملک کے مستقبل کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔